हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है। बर्फ पर जब आदमी चलता है तो वहां फिसलता है, गिर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि इसकी सतह चिकनी होती है, वहां घर्षण नहीं होता है, यह बहुत ठंडा है, दबाव के वृद्धि के कारण यह पिघलती है। तो प्यारे साथियों, वहां पर घर्षण नहीं होता है, बर्फ पर कोई घर्षण नहीं होता है, जिसलिए मनुष्य जब उस पर चलता है तो वहां पर क्या होती है, फिसलन होती है। क्या होती है प्यारे साथी, फिसलन होती है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि बादल क्या है। बादल वायुमंडल में जब तैरते हैं क्योंकि उनका कम होता है। आपने आसमान में देखा होगा कि छोटे छोटे बादल ऐसे तैर रहे हैं। सीरियल में देखते हैं जब देवता लोग आसमान में चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनके अगल बगल से क्या है, बादल जाता है। वही बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनका क्या कम होता है, वेग कम होता है, घनत्व कम होता है, ताप कम होता है, दाब कम होता है। तो प्यारे साथी, घनत्व कम होता है, उनका घनत्व कम होता है, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है हुक नियम। हुक का नियम निम्नलिखित तक ही लागू होता है। हुक का नियम कहाँ तक लागू होता है इन चार ऑप्शन में? पराभव बिंदु तक, प्रत्यास्थता सीमा तक, और सुघट्यता सीमा तक, और त्रोटन बिंदु तक। तो प्यारे साथी, हुक का नियम जो होता है वो प्रत्यास्थता सीमा तक ही लागू होता है, उसके बाद नहीं लागू होता है। अगला सवाल आपका है, कहता है कोई साइकिल सवार। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप देखते हैं कि जब आपके पास कोई मोड़ आता है तो आप केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर झुक जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जिधर मुड़ना होगा उस साइड के केंद्र की ओर, उसके अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। तो सवाल वही है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, वो जब जैसे उसे उस बाएं घूमना है तो बाएं केंद्र की ओर अंदर की ओर झुक जाएगा, दाएं जाना है उसे तो दाएं केंद्र की ओर अंदर की ओर झुक जाएगा। तो यानी कोई साइकिल सवार जब मोड़ पर मुड़ता है तो वह आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बाहर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है तो वो भीतर की ओर झुक जाता है। मुड़ते समय वो भीतर की ओर झुक जाता है। अगला सवाल आपका है, कह रहा वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली। चार ऑप्शन आपके पास है। कह रहा वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। वॉशिंग मशीन में देखते हैं एक गोल सा टफ होता है, उसमें कपड़ा डाल दीजिए, निरमा डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और उसके बाद चला दीजिए, गोल गोल घूमता रहता है। क्या करता है? गोल गोल घूमता रहता है और उसमें जो सेंटर होता है केंद्र की ओर मैल खींच कर चले आते हैं, केंद्रण का काम करता है। इसमें प्यारे साथी कहता है निम्नलिखित में से सिद्धांत पर आधारित होता है। अब केंद्रण का सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अब केंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला सवाल आपका है, कह रहा सड़क पर एक कार और भार से लदा एक ट्रक। सड़क पर दो चीजें हैं, एक कार है और एक भार से लदा ट्रक है। यह दोनों ही समान चाल से चल रहे हैं, तो ट्रक की तुलना में कार्य में निहित है। ध्यान रहे, दोनों समान चाल से चल रहे हैं, ट्रक भी और कार भी। ट्रक लदा हुआ है और कार में कोई भार नहीं है। ऐसी स्थिति में कार में निहित है अधिक गतिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, अधिक यांत्रिक ऊर्जा। देखो, ट्रक में भार है वो भी उसी गति से चल रहा है, कार में कोई भार नहीं वो भी उसी गति से चल रहा है।
अगर ट्रक पे भार ना होता तो कार से तेजी से चला जाता, यानी ट्रक में भार ना होता तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती। इसलिए अगर कहा जाए ट्रक और कार की तुलना में कार में कम गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कार में कम गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? क्या है प्यारे साथियों? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, लीवर है, का एक उदाहरण है प्यारे साथियों? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक प्यारे साथी क्या होता है? चिमटा होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा है, मनुष्य का हाथ है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा है, मनुष्य का हाथ है। चिमटा, कोयले का चिमटा प्यारे साथी समझ रहे हैं, या दादी माँ का चिमटा जो रोटी निकालने वाला होता है, सेकने वाला होता है। अब आप देखेंगे उत्तोलक। उत्तोलक तीन प्रकार के हैं, तो तीनों प्रकार देखेंगे। उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास और कील उखाड़ने की मशीन और साइकिल का ब्रेक। बात समझ गए ना? अब देखिए, कैंची ऐसे होती है, कैंची ऐसे होती है। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें केंद्र कहाँ होता है? बीच में होता है। केंद्र में बीच में होता है, पकड़ने वाला पीछे और काटने वाला आगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची और पिलास एक जैसे हैं, कील उखाड़ने की मशीन भी एक जैसी है और साइकिल का ब्रेक भी है। पकड़ोगे इधर, लगेगा दूसरी ओर। कैंची पकड़ोगे पीछे, कटेगा आगे, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। समझ में आएगा? ट्रिक बता रहा हूं, तरीका याद करने का, नहीं तो याद नहीं होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, पकड़ोगे इधर, उधर दबाएगा। देखो सरौता बीच में काम करता है, सरौता बीच में काम करेगा। नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सारी चीजें बीच में काम करती हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आगे की ओर काम हो रहा है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में काम हो रहा है, सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। आज चिमटा देखो, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ और मुंह का, क्या प्यारे साथी? मुंह का जबड़ा। क्या है? मुंह का जबड़ा है। मुंह का जबड़ा, ये सभी क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। याद कर लेना, सवाल आता है बार बार। चलो आप बताओगे, बांध में जो भंडारित जल है, यानी जो नदी जल या नदी का जल है या बांध में बनाया गया जल है, वो भंडारित जल है, वो किस दिशा में दाब लगाता है? आपने देखा है कि अभी आप बाल्टी में पानी रख दो या बड़ा सा गड्ढा हो, बड़ा सा बांध हो, उसमें पानी है, उसका जो जल है वो किस दिशा में भार डालता है? तो ध्यान रहे, नदी का जल या बांध का जल जो होता है वो सभी दिशाओं में भार डालता है, सभी दिशाओं में भार डालता है। अगला सवाल आपका है, कह रहा किसी भी वस्तु का अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो चाल बराबर आपको बताया गया था, निर्वात में किसी वस्तु की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर सघन माध्यम, ध्यान दीजिए, विरल माध्यम में उसकी चाल 3 × 10⁸ और सघन माध्यम में उसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सघन माध्यम जैसे कांच, विरल माध्यम जैसे वातावरण यानी वायु यानी निर्वात। तो इसलिए किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है, कह रहा है एक पिंड किसी द्रव्य में तैर रहा है। एक पिंड है किसी जल में, द्रव्य में तैर रहा है, और पिंड और द्रव्य का जो घनत्व बराबर है, यानी पिंड का जो घनत्व है उसमें द्रव के घनत्व के बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करने लगेगा, घूमने लगेगा, वह डूबकर तली में जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, फिर से उठकर आ जाएगा ऊपर, और उसे छोड़ा जाए वहीं रह जाएगा। ध्यान दीजिए, जब जल का और पिंड का घनत्व तो दोनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो है
क्रिया प्रतिक्रिया बल काम नहीं करेगा और वह पिंड जहां पर आप छोड़ेंगे वहीं पर पड़ा रहेगा। जब घनत्व तो बराबर है द्रव और पिंड का, तो ऐसी स्थिति में वह पिंड गति नहीं करेगा, यानी जहां पर आप उसे छोड़ देंगे वहीं पर वो रह जाएगा। बात समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं लोटे में पानी भरा है, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी से ऊपर नहीं उठेगा, वो पूरा अगर भरा है तो पानी का घनत्व तो बराबर लोटे का घनत्व हो जाता है। अब लोटा उल्टा करके डालेंगे तो लोटे को उल्टा करके डालेंगे तो जितना पानी बाहर कर देगा, बाहर ऊपर, तो पुनः लोटा बाहर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में सवाल का उत्तर क्या हो गया प्यारे साथी, कि पिंड का घनत्व तो यदि द्रव्य के हटाए उसमें द्रव्य के घनत्व के बराबर है तो पिंड जहां पर आप छोड़ेंगे वहीं पर रह जाएगा। अगला सवाल आपका है, कहता है कि पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैर रही है। पानी का टैंक है, पानी का एक टैंक है, उसमें बर्फ की एक गेंद तैर रही है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा। देखो परिवर्तित नहीं होता है, बढ़ता है, नीचे की ओर गिर जाता है और पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो ध्यान दीजिए, जब आप पानी के टैंक में बर्फ डाल देते हैं, बर्फ का सिल्ली डाल देते हैं, तो जैसे ही आप बर्फ की सिल्ली पानी में डालते हैं, पानी उस बर्फ के आयतन के बराबर स्थान पहले से ही क्या कर लेती है, घेर लेती है। तो जब बर्फ पिघल चुका होता है तो जो पहले स्तर था वही उसका स्तर रह जाता है, यानी स्तर समान रह जाता है, यानी स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। बर्फ डालते ही जो स्तर में वृद्धि आती है वही आता है, यानी पानी का स्तर बराबर फिर क्या हो जाएगा, बर्फ का स्तर। इसलिए सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है दांतों के डॉक्टर, क्या प्यारे साथी, कह रहा दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर होता है वो दांतों के परीक्षण के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है प्यारे साथी, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला सवाल आपका है, अगला है कह रहा श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में, कह रहा श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको मैंने प्रकाश से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए हैं। यहां बताइए श्वेत प्रकाश को उसके रंगों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। और चार ऑप्शन आपके पास है, अपवर्तन, अवशोषण और सामंजन और वर्ण विक्षेपण। तो आपका उत्तर होगा जवाब, इसमें चार ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजेंगे, सेंड करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये सारे प्रकाश से संबंधित सवालों को बताया है कि भैया श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विक्षेपण करना मतलब क्या है, अलग अलग करना, अवयवी रंगों में विभाजित करना, क्या करना प्यारे साथी, विभाजित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। प्यारे साथी, विज्ञान से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से हल कराया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।